हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.70 जिसके ऊपर मैंने स्टैरिक इस वजह से लगाया क्योंकि ये यूएल वाले बच्चे जो हैं उनकी असाइनमेंट है, असाइनमेंट का क्वेश्चन है और इसमें एक फ़र्क आ गया हुआ है। आपकी जो प्रॉब्लम है ना बुक में वो भी 5.70 इसी तरह की है लेकिन उसमें कुछ वैल्यूज़ का चेंज है। डेट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि उसकी अलग से वीडियो आएगी जो कि एग्जैक्ट नंबर होगा 5.70, उसके ऊपर स्टैरिक नहीं होगा। लेकिन मैंने यूओएल वालों के लिए भी कुछ करना है, डेट्स वाई मैंने उनके लिए वीडियो अलग से बनाई है। बच्चों देखो यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड वी नॉट बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे दो क्वेश्चन है, यानी कि एक दफा थेवेनिन्स थ्योरम से करें और एक दफा नॉर्टन्स थ्योरम से, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक ही क्वेश्चन में बच्चों दोनों तरीके अप्लाई हो जाते हैं। उसकी वजह है एक, मैं आपको बताता हूं। ये देखो बच्चों इतना तो हम सब जानते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम एक दर्जी टाइप सा इंजीनियर था, उसकी जो सोच थी वो दर्जी टाइप सी थी जिससे उसने एक ऐसा इल्म हासिल किया, यानी मेरे समझाने का तरीका ऐसा, मैंने मिसाल ऐसी रखी हुई है इसके लिए कि उसने ये चीज़ सोची कि जहाँ पे हम इतने इतने बड़े कम्प्लेक्स सर्किट को एक ही बार में सॉल्व करने बैठ जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी टफ भी तरीका हो जाता है। यानी कि आपको पता है जैसे कैलकुलेटर में आपको पता है जब हम कभी कभार हमारे पास ऐसा होता है नोडल एनालिसिस टेक्निक किसी ऐसे सर्किट में लगानी पड़ जाती है जहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाते हैं, लाइक 3 से ज़्यादा हो जाते हैं, 4 वेरिएबल हो जाते हैं। तो आपको पता है कैलकुलेटर के अंदर 3x3 तक का मैट्रिक्स अवेलेबल है, इससे आगे काम कोई नहीं अवेलेबल, तो वहां पे हम थेवेनिन्स की मदद ले सकते हैं। ठीक है, ये थेवेनिन्स का एक बेनिफिट आज मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों देखो थेवेनिन्स ने कहा कि आप इस तरह से कर सकते हो सर्किट को कहीं पे भी कट लगा के, यानी कि मेन चीज तो ये थी, उसने कहा था कि आउटपुट वाले जो भी आपकी आउटपुट है उसको कट लगा के एक साइड पे करके वहां पे ओपन सर्किट की मदद से वोल्टेज फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो ये कहा था थेवेनिन्स ने। नॉर्टन्स ने थोड़ा सा बस चेंज लाया था। नॉर्टन ने कहा कि आपने क्या करना है कि जहां पे आपकी आउटपुट है वहां पे कट ऑफ लगा के, यानी कि कैंची टाइप कह ले, कैंची का इस्तेमाल करते हुए उसको काट देना उस वायर को, यानी कि ये रजिस्टर पे देखिए हमारी आउटपुट है, यानी कि वी नॉट हमने कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमारी आउटपुट है, हम एक यहाँ पे कट लगाएंगे, एक यहाँ ऊपर कट लगाएंगे। ठीक है, तो ये रजिस्टर साइड पे करके यहाँ पे वायर अटैच करनी है, शॉर्ट वायर, ये नॉर्टन्स का कहना था। लेकिन इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालने के बारे में दोनों का एक ही कंसेप्ट था। दोनों ने कहा कि आपने ये करना है कि मतलब कि आप जो प्रीवियस वाला सर्किट है उसकी, यानी कि थेवेनिन्स ने कहा वोल्टेज निकालने हैं और जो अपना नॉर्टन था उसने कहा आपने शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है, यानी कि पीछे वाले सर्किट के अंदर टोटल करंट कितनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालनी लेनी है, यानी कि सारे सर्किट साफ करके। तो देखो बच्चों यहाँ पे असल में पता क्या मसला आता है, यहाँ पे दोनों कैसे अप्लाई होते हैं। अब मैं असल मुद्दे पे आने लगा हूं। देखें यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है, आपको पता है डिपेंडेंट सोर्स हमेशा डायमंड शेप में होते हैं, और ये देखो ये अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आई एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है जो कि इस वायर में फ्लो कर रही है। तो देखो बच्चों जब एक डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है ना, तो मुझे आपको पता है आर्थेवेनिन्स जब हम कैलकुलेट करते हैं हमने सारे सर्किट के अंदर जो सोर्स मौजूद होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, उनको शट डाउन करना होता है। तो एक डिपेंडेंट सोर्स बच्चों कभी शट डाउन नहीं होता, ये चीज याद रखना। इंडिपेंडेंट सोर्स यानी कि ये जो सर्कल की फॉर्म में है ये हमेशा शट डाउन हो सकते हैं, लेकिन ये शट डाउन नहीं होता। तो इसको शट डाउन किए बगैर हम कैसे आर्थेवेनिन्स निकाल पाएंगे? तो उसका एक ही तरीका था, उसका ये तरीका था कि आप ओहम्स लॉ लगा लें, यानी कि आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर अगर हो सकता है तो R इज इक्वल टू V और I क्यों नहीं हो सकता? तो ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास R थेवेनिन्स का। देखें यहाँ पे R थेवेनिन्स आ जाएगी, यहाँ पे VOC, यहाँ पे ISC, यानी कि हम थेवेनिन्स और नॉर्टन एक साथ अप्लाई करके दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम अदरवाइज R थेवेनिन्स कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो ये यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है और एक कहने बेनिफिट भी है थेवेनिन्स और नॉर्टन का। तो चलो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं ज्यादा कंप्लेक्स नहीं बनाना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि थेवेनिन्स का थोड़ा ये बेनिफिट था हम कहीं और भी कट लगा सकते हैं, लेकिन थेवेनिन्स ने देखें यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो कट लगा सकता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सर्किट इजी है, यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ पे भी काम चल सकता है मेरा। लेकिन नॉर्टन ने कहा हुआ एग्जैक्ट रजिस्टर पे ही कट लगाना है, जहाँ पे आपने मतलब कि आउटपुट यानी आपने ली हुई है ना उस पे ऊपर ही जाके आपने कट लगाना उस वायर के। तो ये मेरी वो वायर है जिसके ऊपर मुझे आउटपुट मिल रही है, डेट्स पे मुझे इसे ही कट लगाना होगा ताकि बच्चों दोनों का केस सेम रहे, थेवेनिन्स भी सेम रहे, नॉर्टन भी सेम रहे। तो आपको समझाने के लिए ये देखो मैं इसकी वायर को कट लगा रहा हूं, ये कट हो गया, ये कट हो गया। जब ये कट लग गया तो ये इतना सर्किट पीछे रह गया, समझ आ रही है ना? ये पीछे वाला सारा सर्किट आपके सामने, यानी कि ये सर्किट पीछे रह गया। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद? देखें काफी सिंपल है बच्चों, ये मैंने थेवेनिन्स के लिए इतना तो कर लिया। ठीक है, तो देखें अब मैं क्या करूंगा, अब इतना सर्किट रह गया ना, तो मैं इसको सारे को ड्रा करना चाहूंगा। ये देखें आपके सामने ही है थेवेनिन। इसके अंदर बच्चों आप सब जान ले, पहले ही मैं बताता जा रहा हूं आपको कि इसके अंदर मैं लगाने वाला हूं अपनी नोडल एनालिसिस टेक्निक इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो सब बच्चों के लिए इजी रह गई है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी हुई है कि बच्चे नोडल एनालिसिस टेक्निक में गलती काम करते हैं। तो ये आ गया बच्चों, और यहाँ पे आ गया 4 किलो ओम का रजिस्टर हमारा, और ये IX ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें ये हमारी वो डिपेंडेंट सोर्स है,
ये भी VOC बच्चों फाइंड आउट होने लगे, थेवेनिन्स अभी अप्लाई हो रहा है। अब देखो बच्चों ये है 2000 IX, 2000 का क्या मतलब है 2K, तो इसको 2K लिख नहीं हम सकते, 2K लिख लो यार, क्यों आपने इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ, बस 2K लिख दो, सिंपल, नहीं सिंपल अच्छा रहेगा। तो उसके बाद देखो बच्चों ये आ गया करंट सोर्स, और ये हमने वायर अटैच करवाई, ये 2 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स है। और आगे आपको पता है बच्चों हमने क्या करना है, ये देखिए ये 2 किलो ओम का रजिस्टर था और यहाँ पे हमने वायर का कट लगाया, नीचे हमने यहाँ पे करके कट लगाया। हमने क्या करना है, यहाँ पे ओपन टर्मिनल कनेक्ट करवाने हैं इन द केस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। तो ये पहले थेवेनिन्स अप्लाई होगा, ए जूस। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, जब बच्चों कहना ये था अपने थेवेनिन्स का कि आपने जहाँ पे कट लगाया वहाँ पे ओपन सर्किट अटैच करके VOC यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट कर लेने हैं, ये चीज मेरे अजीज। तो अब ये फाइंड आउट करना बच्चों कोई इतनी लंबी चौड़ी गेम नहीं है, काफी इजी रहेगा आपके लिए। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा, ऐसा आपके पास कंसेप्ट छोड़ूंगा कि आप भी कहेंगे कि सर यार बहुत ही ब्रिलियंट समझा के गए हैं। ठीक है, तो चलो आओ, वो कंसेप्ट कैसा है जरा गौर कीजिएगा बच्चों। यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया हम नोडल एनालिसिस टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको पता है बच्चों इसमें सबसे पहले काम होता है हमारा नोड को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, मुझे अगर VOC वोल्टेज कैलकुलेट करना है ना, तो मुझे इस नोड के वोल्टेज पता होना चाहिए। मैं आपको पहले नोड आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। ये देखो जो नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे एक से ज्यादा चीजों की वायर अटैच हो, वो नोड होता है बाइनरी नोड, जहां पे दो चीजों की वायर अटैच हो। ठीक है, मैं उसको नोड को कभी कंसीडर नहीं करता नोडल एनालिसिस टेक्निक में, तो आपने भी उसको कंसीडर नहीं करना। हायर नोड को कंसीडर करना है और सरफेस नोड को। हायर नोड वो पॉइंट है जहां पे 3 चीजों की वायर अटैच है, और सरफेस नोड वो है जहां पे 3 से ज्यादा चीजों की वायर अटैच है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारे पास पहला हायर नोड है, क्योंकि यहां पे देखो 3 चीजों की वायर अटैच हो रही है, 2 रेजिस्टर्स की और एक किससे वोल्टेज सोर्स की। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नोड, यहाँ पे V1 वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो एक ये हमारा हायर नोड है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 चीजों की वायर अटैच है, किस रेजिस्टर की, एक किस करंट सोर्स की, एक किस वोल्टेज सोर्स की। तो ये आगे V2 वोल्टेज। उसके बाद बच्चों देखो ये पूरा नीचे एक सरफेस नोड है, क्योंकि ये पूरी एक सतह है जिसके सेंटर में कोई ऐसा सोर्स नहीं लगा हुआ जो एक से ज्यादा नोड बना सके। दैट्स वाई एक पूरी सतह है जो कि ग्राउंड है, ग्राउंड के आगे जो कि एक नोड है, सरफेस नोड। तो लिहाजा इसको ग्राउंड में इसलिए कह रहा था बच्चों, क्योंकि आपको पता है जब हमने मतलब कि नोडल एनालिसिस लगाना होता है वहां पे एक नोड को लाजमी न्यूट्रल करना होता है, अदरवाइज हमारी करंट फ्लो नहीं करती। तो ये मैंने नीचे वाले नोड को न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे यानी कि 0 वोल्ट अप्लाई कर दिए। अब देखें, अब मुझे सबसे पहले बच्चों यहां पे आपके सामने ही है, 2 नोड्स के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ गया नोडल एनालिसिस टेक्निक में। और आप सभी जानते हैं जब 2 नोड्स के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ जाए तो वहां पे लगता है सुपर नोड। तो यहां पे भी लगेगा बच्चों सुपर नोड। उससे भी पहले एक और काम है, वो ये काम है कि यहां पे देखो जो हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है ना, ये तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, उसकी इक्वेशन आपको पहले लिखनी पड़ेगी। ये डिपेंड कर रहा है IX की वैल्यू पे, जो कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। दैट्स वाई मुझे IX की पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। IX इज इक्वल टू, तो बच्चों जरा गौर कीजिएगा, IX एक ऐसी करंट है जो V1 नोड में से लीव करके आ रही है, यानी कि इस नोड में से लीव कर रही है। तो आपको पता है जहां से करंट लीव करती है उसी वक्त उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। ये मैंने आपको सूल सिखाया हुआ है। यहां पे जब करंट इसमें से गुजरी फिर जाके नोड टू नोड मूवमेंट होनी चाहिए, जाके न्यूट्रल में एंटर होगी, तो आ गया V1 माइनस 0, जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो आगे बटे में 4K। तो ये देखो बच्चों इसकी इक्वेशन निकल आई V1 ओवर 4K। ठीक है, ये आ गई। अब उसके बाद बच्चों देखो, अब आते हैं हम मतलब कि अपने एनालिसिस की तरफ। ये तो एक छोटा स्टेप था ना, क्योंकि ये करना जरूरी था इसके लिए। अब देखें यहां पे हमारे पास जो सुपर नोड बन रहा है वो ये है, ये मैं सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा कर रहा हूं, और ये लाजमी करनी होती है। सरफेस नोड की बाउंड्री तो मैं आपको समझाने के लिए ड्रा करता हूं, और ये करना तो जरूरी होता है, ये जो मैं सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा कर रहा हूं। सुपर नोड बच्चों अक्सर बच्चों ने मुझसे पूछा सर कि रजिस्टर के ऊपर जब बच्चों वो वोल्टेज मेंशन होता है प्लस माइनस VX, यानी एक रजिस्टर लगा होता है उसके ऊपर वोल्टेज मेंशन होता है, तो वो मुझे कहते हैं वहां पे आप सुपर नोड क्यों नहीं लगाते। यार वो सुपर नोड बनते ही नहीं है यार, क्योंकि वो वोल्टेज मेंशन है उस रेजिस्टर के, ना कि वोल्टेज सोर्स। जब एक वायर में, मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से, जब 2 नोड्स के दरमियान एक सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स हो, यानी कि उसके अलावा कोई चीज ना हो, तो वहां पे सिर्फ वोल्ट लगेगा सुपर नोड। अदरवाइज देखो यहां पे भी तो सुपर नोड लग सकता था, क्यों नहीं लगा, क्योंकि इस वायर में वोल्टेज सोर्स के साथ साथ एक रेजिस्टर भी शामिल है। ओके हो गया। अब सबसे पहले आप लिखोगे अपने सुपर नोड की इक्वेशन। देखो बच्चों जिस तरफ इसका नेगेटिव पोल है सुपर नोड का, उस तरफ माइनस, उसके यानी कि उस नोड के वोल्टेज माइनस में लिख दिए जाएंगे, जिस तरफ पॉजिटिव पोल है वो वाले वोल्टेज प्लस में लिख दिए जाएंगे उस नोड के वोल्टेज। उसके बाद इज इक्वल टू जो कि आपके इक्वेशन थी मतलब कि सुपर नोड की 2K IX, मतलब कि उसकी जो वैल्यू थी सुपर वोल्टेज की 2K IX थी। देखो बच्चों माइनस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू आ गया 2K इंटू IX की जो कि वैल्यू हमने पहले से लिख रखी है, ये मैंने पुट कर दी। ठीक है, तो देखो K से गया 2 एक बार, 2 बार 4। ठीक है, अब देखो ये है V1 ओवर 2, V1 ओवर 2 यहीं पे अगर हम बच्चों रखें, या मेरे ख्याल में देखो V1 अभी बच्चों इधर ही है। ठीक है, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इस साइड पे, तो ये आ गया -2V1 प्लस 2V2, इधर सिर्फ रह गया V1। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं बच्चों,
मैं इन दोनों को उठा के इस साइड पे ले आता हूँ ताकि ये यार ये पॉजिटिव में चला जाए अपना V1, इक्वेशन थोड़ी सेटल हो जाए। आप चाहो तो इसको इधर उठा के ले आओ, मसला कोई नहीं है। अब देखो मैं इसको उठा के अगर इधर ले जाता हूँ तो क्या आ जाएगा, V1 प्लस 2V1 माइनस 2V2, यानी कि इन दोनों के साइन चेंज हो गए दूसरी जानिब जाने की वजह से। और ये देखो बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखो ये इक्वेशन आ गई 3V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने बच्चों जो सेकंड इक्वेशन निकालनी है, यानी कि सेकंड इक्वेशन कैसे आप निकालोगे, वो है सुपर नोड इक्वेशन। ये सुपर नोड के मतलब के जनरल इक्वेशन थी। अब हम सुपर नोड के ऊपर केसीएल लगा के इक्वेशन निकालेंगे, वो देखें कैसे निकालेंगे, जरा गौर कीजिएगा। अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड, ये आपने लिखना है बच्चों। सुपर नोड के ऊपर केसीएल लगाने का ये मतलब होता है, यानी कि उसके घेरे में जो दो नोड्स आए थे, यानी कि सुपर नोड बनते ही उस वक्त जब दो नोड्स के घेरे में आया हो कोई वोल्टेज सोर्स, तो उसके घेरे में जो दो नोड्स आए थे उन सब नोड्स के हर वायर के ऊपर केसीएल अप्लाई करना है, यानी कि हर वायर की करंट लिख देना। अब देखो ये इसके एक तो ये वाला नोड है, एक ये वाला नोड है, सेंटर वाली वायर अब हम छोड़ देंगे जो कि सुपर नोड में एग्जिस्ट हो गई है, ठीक है। अब हम साइडों वालों की बात करेंगे। देखो मैं सुपर नोड के ऊपर केसीएल लगाने लगा, पहले मैं इस नोड की वायर्स की इक्वेशन लिखूंगा। देखो पहले मैं इस वायर की इक्वेशन लिखने लगा बच्चों। केसीएल का मतलब होता है सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि हमने हर एक वायर की करंट लिखनी है। पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूं, तो देखो बच्चों मैं हमेशा ये चीज बताता हूं हर एक वीडियो में कि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा लिविंग करंट्स लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे इस वायर की देखो बच्चों करंट का नहीं पता इसमें से कितना करंट लीव कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक करंट लीव करवा देता हूं ताकि मुझे इसकी इक्वेशन पता चल जाए। थ्रू ओहम्स लॉ में इसकी इक्वेशन लिखूंगा। देखो मैंने नोड 1 में से करंट को लीव करवाया, उसी वक्त नोड 1 के वोल्टेज लिख के आगे मुझे माइनस लिखना पड़ गया क्योंकि यहां से करंट लीव करके जा रहा है। ये देखो लीव करता 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 इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुआ 6 वोल्ट के, तो ये आगे -6 वोल्ट, क्योंकि जिस पोल में एंटर करेगा उसके साथ साइन के साथ वोल्टेज आ जाएंगे। अब देखो बच्चों यहां पे अब स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपकी नोड टू नोड मूवमेंट नहीं हुई, क्योंकि करंट को नोड टू नोड मूवमेंट आपने करवानी है। तो देखो यहां से भी अब हम करंट को लीव करवाएंगे इस वोल्टेज सोर्स में से भी, तो फिर से आगे माइनस आ गया क्योंकि यहां से लीव हुई है और यहां से मूव करती करती चली गई आगे 0 वोल्ट में, तो ये आ गया -0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ गई बटे में, वो है बच्चों 12K। ठीक हो गया। उसके बाद अब बच्चों बात आती है इस वायर की। अब इस वायर में से भी करंट लीव कर रहा था Ix, जिसकी इक्वेशन मैंने वैसे आपको लिख के दिखा दी हुई है, लेकिन मैं फिर से आपको वो कंसेप्ट दोबारा दूंगा। देखिए यहां पे भी मुझे करंट का नहीं पता था, तो मैं क्या करता हूं V1 में से करंट को लीव करवा देता हूं, उसी वक्त आ जाएगा V1 माइनस, क्योंकि करंट लीव की गई है इस नोड में से। तो यहां से लीव करती करती करंट एंटर कर गई 0 वोल्ट में, तो आ गया V1 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ गई बटे में। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब आती है इस नोड की बारी, क्योंकि हम इस वायर की बात नहीं करेंगे, ये वायर ऑलरेडी इक्वेशन में लिख दी गई है सुपर नोड इक्वेशन की मदद से। अब बात आती है इस वायर की। देखो बच्चों ये एक एंटरिंग करंट है, इस नोड में एंटर कर रही है, दैट्स वाई इसको लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पे। अब कुछ बच्चे कहने वाले हैं सर ये वाली वायर आपने नहीं, इसका कुछ भी नहीं किया। देखो यार ये आगे से ओपन है, जब कोई टर्मिनल आगे से ओपन हो, वायर आगे से ओपन हो, उसमें करंट फ्लो नहीं करता, तो मैं इसमें करंट फ्लो करवा ही नहीं सकता, दैट्स वाई इसकी कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, यानी कि इसमें 0 करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने लिखना ही करंट है जब, तो ये तो खत्म हो गया, इसका केस ही खत्म हो गया। अब देखो बच्चों इसका एलसीएम आ रहा है 12K, तो मैं पूरी इक्वेशन को 12K से जरब देता हूँ ताकि इसका बटा खत्म हो जाए, ये सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ पे देखो बच्चों जब 12 पे जरब खाएगा पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा V1 माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है। यहाँ पे देखो जब 12 पे जरब खाएगा के से कैंसिल, 4 एक बार 4 3 बार 12, 3 ऊपर जरब खा जाएगा, 3V1 आ जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू देखो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे जब 12 के जरब खाया तो बच्चों क्या हुआ, किलो मिली कैंसिल, 12 2 बार 24। ठीक है। और बच्चों एक चीज आप सबसे यार फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं यार, ये छोटी छोटी मिस्टेक मेरी यार इग्नोर किया करें, क्योंकि मुझे पता है ये बार बार बच्चे फिर मैसेज करते हैं कि सर ये आपकी गलती है, इसमें कैलकुलेशन में यार हो सकती है गलती, मुझे टेक्निक समझानी है आपको और कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। यहाँ पे अब मैं बाकी स्टेप करने लगूँ ताकि नीचे जगह बचा लें बाकी का क्वेश्चन करने के लिए। अब देखो 3 + 1 ये हो जाएगा 4V1 और दूसरी तरफ 24 में से जाके 6 माइनस हो गया। ठीक है। 24 - 6, तो देखो बच्चों V1 इधर ही रह गया, 24 में से 6 माइनस किया तो पीछे कितना रह गया, 4 और 2 18 रह गया, 18/4। तो ये कितने आ जाएंगे, क्योंकि 4 इधर जरब हो रहा था उधर जाके डिवाइड, तो ये आ गया बच्चों देखो 9/2, यानी कि 4.5 बनता, देखता हूँ मैं वैसे 18 / 4। जी बच्चों 4.5 वोल्ट, तो ये तो हमें मिल गए। ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने आपको यही नहीं बताया हुआ कि हम मतलब करना क्या चाह रहे हैं, हमारा मेन मकसद क्या है। यहाँ पे मैं मेन मकसद भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। V2 बच्चों पहले आप फाइंड आउट कर लो। ठीक है। V1 की जब वैल्यू आपको मिल गई है तो आप V2 यहाँ पे डायरेक्ट वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा जरा यहाँ पे मैं इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ करने लगूँ, यहाँ पे ये देखें, ये बच्चों देखिएगा जरा गौर से, ये 2V2 दूसरी जाने जाके +2V2 हो गया और यहाँ पे रह गया सिर्फ 3V1 इज इक्वल टू 2V2। V2 की वैल्यू हमने निकाली है, V2 उधर ही रह गया और यहाँ पे आ गया 3/2, यानी कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो गया और V1 के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। कितनी वैल्यू है 4.5, देखो कितने वोल्ट आते हैं आपके पास ये V2 के, तो चेक करते हैं 1 मिनट। 3/2
मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो ये बच्चों आ जाता है 6.75 वोल्ट, यानी कि V2 की वैल्यू आ गई है 6.75 वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब बच्चों ये देखें V2 फाइंड आउट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, यानी कि नोड के तो काम डन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद आपने क्या करना है। ये जो VOC वोल्टेज है इसको फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरह से। अब बच्चों आपके सामने है ये जो VOC की वोल्टेज है, ये दो नोड्स के सेंटर में लगे हुए हैं, एक V2 के और एक 0 वोल्ट के, लेकिन सेंटर में ये रेजिस्टर भी आ रहा है। यहाँ पे अक्सर बच्चे मार खाएंगे। पहले मैं चाहता तो बच्चों यहाँ पे कट लगा सकता था थेवेनिन्स के लिए, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट से क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसी भी कह लें कि कंडीशंस आएंगी जहाँ पे इन रेजिस्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, और वहाँ पे आप कंसेप्ट ये हासिल अगर आपको हुआ जो अभी देने लगा हूँ, तो आप वहाँ पे मार नहीं खाएंगे। देखो बच्चों इस तरह से कुछ कंडीशन है, यानी कि ये एक नोड लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे आगे वायर जा रही है, ठीक है, इस तरह से आगे सेंटर में रेजिस्टर भी एक लगा हुआ है, आगे फिर ओपन टर्मिनल है, ठीक है, इस तरह से देखें ना, ये ओपन इस तरह से मैं जा रहा हूं, देखें ऐसे फिर ऐसे और ये न्यूट्रल की तरफ, ठीक है, ये ऐसे मैंने मूवमेंट किया, ये सारी मैंने आपको बता दिया कैसे मैंने इक्वेशन की ये फॉर्म बनाई है, ये वायर वाली, ये देखो ये ऐसे VOC मेंशन है सेंटर में, ये 2 किलो ओम है और ऊपर आपके V2 वोल्टेज है। देखिए ये कंडीशन है कुछ। तो बच्चों जरा गौर कीजिएगा, असल में यहाँ पे होता क्या है, आपको इतना तो पता है इस वायर में करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, ठीक है, जब तक एक रेजिस्टर में से करंट ना गुजरे वहां पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आता, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। तो लिहाजा इसका मतलब ये 2 किलो ओम के होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही है, ये यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ठीक है, तो ये आपने ऐसे ही कंसिडर करना है, मेन ये यही चीज थी। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे मुझे यार पता है, मैं एक सबकी रग रग से वाकिफ हूं, ये भी कहेंगे सर जब इसका कोई मकसद ही नहीं था आपने इसको ड्रा ही क्यों किया इसके बीच में, यानी यहाँ पे सर्किट में क्यों ड्रा किया हुआ है। बच्चों ये पता किस तरह से इफेक्ट करेगा, ये इसको इफेक्ट करेगा थ्रू आर थेवेनिन्स, अगर हम इसको निकालते, लेकिन ये आपको पता चलेगा दूसरे तरीके से भी इफेक्ट अभी करने वाला। देखो वो मैंने निकाल दिया आपको समझाने के लिए। अभी VOC कैलकुलेट कर सकते हैं ना बाय यूजिंग सुपर नोड इक्वेशन थ्योरम। तो देखो सुपर नोड इक्वेशन थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा, इसका पॉजिटिव पोल जिस तरफ है वो वाले वोल्टेज प्लस में लिख दिए जाएंगे, जिस तरफ नेगेटिव पोल है वो वाले वोल्टेज माइनस में लिख दिए जाएंगे। तो आ जाएगा VOC इज इक्वल टू, देखो पॉजिटिव पोल है V2 की तरफ, नेगेटिव पोल है न्यूट्रल की तरफ, तो ये आ गया V2 माइनस 0, यानी कि V2 के इक्वल ही आ गए, तो 6.75 वोल्ट वैल्यू आ गई आपके पास VOC की। अब बच्चों चलते हैं, देखो VOC फाइंड आउट हो गए, थेवेनिन्स का आधा हिस्सा डन हो गया, नॉर्टन। अब नॉर्टन की बारी आती है। वजह मैंने आपको बता दी हुई है क्यों हम थेवेनिन्स नहीं निकाल रहे, उसकी वजह यही है कि इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स है जिसको हम शट डाउन नहीं कर सकते। अब आपने पता क्या करना है, बस ये VOC उतार के यहाँ पे एक शॉर्ट वायर लगानी है, जहां पे आपने ओपन टर्मिनल्स लगाए थे यहाँ पे एक शॉर्ट वायर लगानी है, और उसके अक्रॉस ISC करंट फ्लो करवा देनी है। तो ये सर्किट भी एज इट एज सेम टू सेम उसी तरह का कुछ बनेगा। काफी ईजी आपको बच्चों लगने वाला है। मैं ना कुछ इस तरह की कंडीशन डाल दूंगा जिससे आपकी ये जो आप सारे बच्चे सोच रहे हैं सर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो टेंशन नहीं है, मैं कुछ ऐसे यहाँ पे कंसेप्ट बना दूंगा जिससे आपका प्रीवियस यही सारा तरीका जो है ना कुछ वैल्यूज़ दे देगा आपको। वो वैल्यूज़ कौन सी होंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये 6 वोल्ट, थोड़ा सा बस चेंज आएगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज, उस चेंज ने बस आपकी कहानी को थोड़ा यहाँ पे डेंस करना है। ये देखें ये IX आ गई आपकी, देखें सारा सर्किट एज इट एज वही बन रहा है, बस चेंज क्या आना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है शॉर्ट वायर यहाँ पे आएगी, ठीक है, वो चीज़ तो आप सभी जानते हैं, है ना, कि शॉर्ट वायर हमने लगा के वहाँ पे फ्लो करवा देना है अपनी ISC करंट को, जो कि शॉर्ट सर्किट करंट होता है, नॉर्टन थ्योरम ने जो कहा था। यानी कि नॉर्टन ने बस थोड़ा सा अपना मेथड चेंज किया, उसने कहा जहां पे ये थेवेनिन्स बहुता सियाना बन के हमारे पास, यानी कि मैं अपनी तरफ से यानी जो हम बातें करते हैं, थेवेनिन्स जहां बहुता सियाना बन के बैठा हुआ है कि मैंने VOC लगा के इतना बड़ा काम कर दिया है, उसकी जगह मैं क्या करता हूँ शॉर्ट सर्किट करंट ले आता हूँ, यानी कि मैं थोड़ा ओहम्स की मदद से ही करंट को फाइंड आउट करना सिखाता हूँ लोगों को, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कई लोगों को वोल्टेज ना चाहिए हो, वो करंट फाइंड आउट करना चाहते हो। ये देखो बच्चों जहां पे आपने ओपन टर्मिनल्स लगा के VOC लगाई थी, अब यहाँ पे आपने शॉर्ट वायर लगानी है, ठीक है, देखें जहां पे कट लगाया था वहां पे मैंने शॉर्ट वायर अटैच की, और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने ISC करंट फ्लो करवा देनी है, ठीक है। ये तरीका है अपने किसका, नॉर्टन बाई का। तो देखो बच्चों टेक्निक हम वही इस्तेमाल करेंगे आपकी आसानी के लिए, पहले नोड आइडेंटिफाई करना और फिर आपको पता किस तरह से करना, सारा वही मेथड है, ठीक है। ये देखो ये हमारा नोड 1 जिसके ऊपर V1 वोल्टेज ही रखो, ये हमारा नोड 2 क्योंकि यहाँ पे भी 3 चीज़ों की वायर अटैच है, ये V2 हो गया, ठीक है, और ये नीचे न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और आपको पता ही यहाँ पे एक सुपर नोड बनता है, उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सारी वही कंडीशन है बच्चों, कोई चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, सारी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसीलिए मैंने किया क्योंकि आप इसमें यहाँ पे कई स्टेप्स रिपीट हो जाएंगे जिससे आपकी मदद हो जाएगी। और नीचे आपको पता है यहाँ पे न्यूट्रल ये पूरी सरफेस पे है, और IX की इक्वेशन ऑलरेडी हमने बना के रखी हुई है, वो देखें V1/4 के वही बनेगी यहाँ पे भी, ठीक है, ये चीज नहीं भूलनी। और उसके बाद बच्चों ये देखो ये जो सुपर नोड की इक्वेशन थी ना, ये फिर से वही बन रही है दोनों के लिए, बस ये KCL अप्लाई करने के बाद थोड़ी चेंजिंग आएगी। सुपर नोड की ये जो ट्रिक है सारी वो हम लगाएंगे, यानी कि यहाँ से हमारा मेन स्टेप स्टार्ट होगा, यानी कि अप्लाई KCL एट सुपर नोड से मेन कंसेप्ट स्टार्ट होगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ तक ये इक्वेशन एज इट एज आएगी, यानी कि ये इक्वेशन आप पहले लिख के रख लो, 3V1 - 2V2 = 0। ये अपनी इक्वेशन है, इसको कह लो बच्चों इक्वेशन 2, क्योंकि आगे आप इक्वेशन 1
के नाम से रख चुके हो, मैं तो इसको इक्वेशन 2 लिख के रख लूँ, ठीक है। यानी कि ये आपने कौन सी इक्वेशन बनाई है, सुपर नोड की, जो आप ऑलरेडी बना चुके थे। अब यहाँ पे जो चेंज आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखना बच्चों अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप करना चाहता हूँ, ये जरा गौर कीजिएगा बच्चों, बात वही है। पहले मैं इस वायर की करंट लिखूंगा, इस वायर की जो कि हमने पहले लिखी थी वहां पे, आपको पता है कैसे लिखी थी, देखो क्योंकि सुपर नोड के ऊपर केसीएल लग रहे हैं, यानी कि उसके घेरे में जो 2 नोड्स आए थे, उन नोड्स के जो बाकी रिमेनिंग वायर्स हैं उन सब की हमने करंट लिखनी है। देखो पहले मैं इस वायर की करंट लिखूंगा, तो क्या करता हूं मैं यहाँ से एक करंट लीव करवाता हूं। आपको पता है जहां से करंट लीव होती है उसी वक्त उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। ये करंट आगे इसके नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं, तो ये आ गया -6। यहाँ से भी आगे करंट लीव हुई क्योंकि नोड टू नोड मूवमेंट होनी है, तो ये 0 में जाके एंटर कर गई, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो आगे बढ़े में, ठीक है। इतनी कहानी तो अभी भी सेम है। इसके बाद ये भी कहानी सेम है। देखो इस वायर की भी जो मुझे करंट लिखनी है, और आपको पता है यहाँ से मैं करंट लीव करवाऊंगा V1 में से, तो आ जाएगा V1 माइनस, और आगे जाके न्यूट्रल में डायरेक्ट एंटर करेगी, तो ये आ गया V1 माइनस 0 ओवर जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में है, ठीक है। ये भी काम सेम है। उसके बाद बच्चों आ जाओ इस साइड पे। उसके बाद ये बच्चों एक एंटरिंग करंट थी, इसको मैं लिख देता हूँ, यानी कि ये दूसरा जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है वो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। ये देखो ये 2 मिली एंटरिंग करंट है, मैंने इसको राइट हैंड साइड पे लिखा इज इक्वल टू की, क्योंकि मैंने आपको बताया इस चीज़ का कि जब मैं केसीएल लगाता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे लीविंग करंट्स लिखता हूँ और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे चेंज किस चीज़ का है, देखें यहाँ तक तो वो सारी इक्वेशन सेम थी ये इसके साथ, लेकिन चेंज ये आया, आप देखो बच्चों वहाँ पे ओपन टर्मिनल्स थे, वहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर सकता था, तो हम करंट ना फ्लो होने की वजह से ही वहाँ पे स्टॉप कर गए, क्योंकि वहां पे करंट फ्लो नहीं हुआ, हमारी इक्वेशन वहीं पे रुक गई। लेकिन इस यहाँ पे ये वायर देखें पूरा सर्किट मुकम्मल है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है जिसका नाम हमने ISC रखा हुआ है, तो लिहाजा ये एक लिविंग करंट है, वैसे नजर भी आ रही है। तो हमें इस करंट वैसे इक्वेशन अभी हमने इसकी नहीं लिखी, तो हम क्या करते हैं V2 में से करंट लीव करवाते हैं इस वायर की करंट लिखने के लिए। तो जो ही मैंने बच्चों देखो V2 में से करंट लीव करवाया उसी वक्त मैंने लिख दिया V2 माइनस, और यहाँ पे पीछे वाले प्लस लिखना था, और ये करंट जाके डायरेक्ट एंटर कर गई 0 वोल्ट में, तो ये आ गया V2 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो है 2 के। अब देखें बनी है ना इक्वेशन, चेंज आया ना उसमें। तो बच्चों वही काम इसका एलसीएम यानी कि बटा खत्म करने के लिए 12 के से ज़रब देंगे। इसका देखो बटा खत्म हो गया पूरे का पूरा, यहाँ पे जब 12 के ज़रब खाया तो ये आ गया V1 + 6, ठीक है। यहाँ पे जब 12 के ज़रब हुआ तो के से कटा 4, एक बार 4, 3 बार 12, ऊपर आ गया 3V1। उसके बाद जब यहाँ पे 12 के ज़रब हुआ तो देखो के से गया 2, एक बार 2, 6 बार 12, ऊपर 6 ज़रब खा गया, 6V2 आ गया, ठीक है। और इस तरफ जब 12 ज़रब हुआ तो 12 2 बार आपको पता है 24 होता है, 24 और मिली और किलो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखें 24 में से जाके भी 6 माइनस भी होना है। ये देखो बच्चों आ रहा है 3 + 1 4V1, और ये आ रहा है 6V2, ठीक है। और ये 24 में से जब 6 जाके माइनस हो चुका होगा तो 18 रह चुका होगा, आपको पता है ये हम काम पहले कर चुके हैं इतना। तो ये देखो बच्चों ये आपकी आगे थर्ड इक्वेशन। अब आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लेना इन दोनों इक्वेशंस को, ताकि आपको V1 और V2 की वैल्यू मिल जाए। क्योंकि बच्चों देखो अगर हमें ISC कैलकुलेट करनी है ना, तो ISC की जरा गौर से देखिएगा इक्वेशन क्या बन रही है, आपके सामने लिखने लगा। ISC लीव करके आ रही है नोड 2 में से, तो ये आगे नोड 2 के वोल्टेज आगे आ गया माइनस, क्योंकि यहाँ से लीव करके आई है, जाके एंटर कर रही है न्यूट्रल में, तो आ गया V2 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो है 2 के। तो यानी इसकी वैल्यू के लिए मुझे V2 वोल्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए, वही मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा। देखिए मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। जिन बच्चों को ये नहीं पता बच्चों कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे हल करते हैं थ्रू कैलकुलेटर, तो वो जाके हमारी एग्जांपल नंबर 3.1 देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये हमारी इक्वेशन है, बस ये 2 इक्वेशन होंगी। तो देखो फर्स्ट ये इक्वेशन है, इसके पहले कांस्टेंट लिखूंगा जो इनके साथ है 3 - 2, फिर इसके 4 6, फिर इनके वेरिएबल्स को मैं कॉलम वाइज लिखूंगा V1 और V2, और फिर इज इक्वल टू के इनके जो नंबर्स हैं वहाँ पे 0 है बच्चों, यहाँ पे 18 है। इसको मैं अभी कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ और आपको बताता हूँ यहीं पे कि V1 की क्या वैल्यू है और V2 की क्या वैल्यू है। हाँ तो बच्चों देखो इस तरह से आपको कैलकुलेटर डायरेक्ट जवाब देगा, कोई मसला ही नहीं है। तो देखो ये V1 की वैल्यू फर्स्ट उसने दी हुई है 1.38 वोल्ट, V2 की वैल्यू उसने दी हुई है 2.07, 0769 कह रहा है, तो 07 तक ही चले लिख लेते हैं, ये आगे वैल्यू V2 की। और V2 की ही वैल्यू आपको ISC के लिए चाहिए थी। ये देखिए ISC इज इक्वल टू आ गया V2 की वैल्यू 2.07 और बटे में आ गया 2 के, तो अभी यहाँ पे आपको ISC भी मिल जाएगी। ये देखें 2.0769 बच्चों मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये एक्यूरेट आंसर मिल जाए हमें। वैसे चलो यार आपके लिए इतना ही बहुत है, 07 भी क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट नहीं देखा जाता। ये आ रहा है बच्चों 1.03 मिली एम्पेयर, ठीक है। ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। अब देखिए मैंने आपको बताया था ओहम्स लॉ के थ्रू हम RThevenin निकालेंगे, तो वही तरीका यानी कि VOC ओवर ISC यानी कि वोल्टेज ओवर करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितने थे ये देखें, यहाँ पे VOC हमने निकाला हुआ जो कि 6.75 है, और बटे में है रेजिस्टेंस करंट 0.3 मिली। देखो बच्चों ये मिली ऊपर जाके किलो बना देगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो मैं करता हूँ 6.75 को डिवाइड इससे 1.03, तो ये बच्चों आ रहा है 6.52 किलो ओम,
ठीक है, रेजिस्टेंस आपको मिल गया, वोल्टेज भी मिल गए, ठीक है। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप आगे थेवेनिन्स का तरीका इस्तेमाल करें या नॉर्टन का इस्तेमाल करें। आपने निकालना क्या है, वी नॉट। तो जो हिस्सा आपने कट किया था वो आगे लगा देना है, जैसे नॉर्टन ने और थेवेनिन ने कहा था। तो मैं दोनों से करके दिखा दूंगा, ठीक है। देखो पहले मैं ए यूज करने लगूँ, यानी कि आपका थेवेनिन्स का तरीका। थेवेनिन्स ने कहा था बच्चों, जो आप ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं वीओसी, उसका आपने एक सोर्स लगा देना है वीओसी का, ठीक है, जो कि कितने थे हमारे पास 6.75 वोल्ट। उसके साथ बच्चों आपने लगाने हैं अपना जो आर थेवेनिन्स है उसको सीरीज में लगाना है। तो देखो इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों सीरीज में हुए, ठीक है। जब एक टर्मिनल कॉमन होता है किसी भी चीज़ के बारे आपस में, तो लिहाजा दो चीज़ों के आपस में, तो वो सीरीज में होते हैं। तो ये आर थेवेनिन्स आ गया, आर थेवेनिन्स 6.52 किलो ओम। जो हिस्सा आपने कट किया था आगे आपने इसको अटैच करवा देना है, यानी कि जो सर्किट से आपने शुरू में कट किया था वो देखो बच्चों, वो आपका हिस्सा था 4 किलो ओम का, जिसके क्रॉस थे वी नॉट वोल्टेज। तो यहाँ पे मैं उसको अटैच करवा दूंगा 4 किलो ओम, और इसी के क्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए। तो बच्चों आपको पता सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं वोल्टेज डिवीजन रूल इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसकी रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी। वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं एक सीरीज सर्किट में, यानी कि सीरीज सर्किट होना चाहिए, हर एक चीज़ सीरीज में लगी होनी चाहिए। देखो सारी चीज़ें सीरीज में लगी हैं, उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखो, यानी कि जिस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस जो भी सर्किट में रेजिस्टेंस मौजूद है 6.52 के मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड वोल्टेज के साथ, यानी कि जो कि टोटल वोल्टेज सप्लाई हुआ है वो है 6.75। अभी मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ वी नॉट की इस तरह से कैसे क्या आती है, और बाद में हम नॉर्टन से भी निकालते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास आंसर आ रहा है 2.56 वोल्ट, ठीक है, ये डन हो गया। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके में ये कहा, नॉर्टन ने ये कहा था, अब ये बी यूज है नॉर्टन के तरीके से। नॉर्टन का कहना था बच्चों, जो आपने करंट सोर्स निकाला आईएससी कितनी थी देखें 1.03 मिली एम्पेयर, उसके साथ आपने अपना जो आपने निकाला क्या नाम है उसका बच्चों, ये अपना यार क्या भूल जाता हूँ मैं, आर थेवेनिन्स, उसको पैरेलल में लगाना है। ये बस नॉर्टन की इतनी बस थोड़ी सी चेंजिंग थी, उसने कहा पैरेलल में लगाना है। पैरेलल में दो चीज़ें उस वक्त होती हैं जब उनके दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो। ये देखो एक टर्मिनल यहाँ से कॉमन हो रहा है और दूसरा नीचे से, तो ये दोनों आपस में हुए पैरेलल में। तो ये आर थेवेनिन्स कितनी थी हमारे पास 6.52 किलो ओम, ठीक है, पैरेलल में लगाना है। और इसके आगे ही आपने दो वायर्स निकालनी है जिनके साथ आपने कटेड वायर लगा देनी है, जो आपने कट की हुई है। कट आपके सामने मैंने आगे भी यहाँ पे लगाई है, वह 4 किलो ओम की वायर हमने निकालने तो वी नॉट ही है। और इस केस में बच्चों आप कैसे वी नॉट निकाल सकेंगे, देखें मैं आपको समझाता हूँ अभी। ये देखें सिंपल, आपने यहाँ पे बच्चों करंट डिवीजन रूल की मदद से, ये देखो ज्यादा लंबे चौड़े प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं है। देखो आपने करंट डिवीजन रूल की मदद से यहाँ पे करंट को मेंशन कर दो, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये देखो ये करंट आएगी इस पॉइंट पे, इस नोड के ऊपर, यहाँ पे ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, कुछ करंट इधर को जाएगा, कुछ करंट इधर को जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी एक करंट का नाम रख लो, I1 रख लो। तो करंट डिवीजन रूल की मदद से I1 को कैलकुलेट कर लो पहले, I1 इज इक्वल टू, फिर ओम्स लॉ की मदद से वी नॉट कैलकुलेट कर लो। देखो ये I1 करंट जो है इस रजिस्टर में से गुजर रही है, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल कहता है जिस रजिस्टर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं पैरेलल सर्किट में, ये देखो ये पूरा सर्किट पैरेलल में है, तो आपने क्या करना है, उस यानी कि जिस वायर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट कर रहे हो उस वायर के पैरेलल में जो वायर लगी हुई है उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है। देखो इस वायर के क्रॉस हम करंट फाइंड आउट कर रहे हैं और इन दोनों वायर्स के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है, इस रेजिस्टर की वायर और इस रेजिस्टर की वायर के दरमियान, यानी कि इस वायर के पैरेलल में ये वाली वायर है, इसकी रेजिस्टेंस हमने ऊपर रखनी है 6.52 के, और बटे में रखनी है टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी पैरेलल वायर की प्लस इसकी अपनी प्लस 4 के, और मल्टीप्लाई करवाना है सप्लाइड करंट के साथ जो सप्लाई के तौर पे मिल रही है वो है 1.03 मिली। तो देखते हैं बच्चों ये कितनी आती है। तो बच्चों ये आ रही है 6.04 0.64 मिली एम्पेयर। I1 की आपको वैल्यू मिल गई, डायरेक्ट ओहम्स लॉ लगाएं। देखें वी नॉट इज इक्वल टू, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लगेगा, वोल्टेज इज इक्वल टू IR होता है ना, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो वो वाला फार्मूला। अब देखो बच्चों रेजिस्टेंस है 4 के, जबकि करंट देखें अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में आ रही है, दैट्स व्हाई ये प्लस में पुट की जाएगी। तो ये आ जाएगा 4 के इनटू करंट की वैल्यू जो कि कितनी है 0.64 मिली। मिली और किलो आपस में कैंसिल, और यहीं पे वी नॉट की वैल्यू आ जाती होती है। देखते हैं कितनी निकलती है, मल्टीप्लाई बाय 4। तो बच्चों यहाँ पे भी आपको वही आंसर मिला 2.56, ठीक है। तो ये आपका काम डन हो गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। वैसे थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे आगाही देना चाहूँगा, ये मेरा आंसर आ रहा है 2.55 वोल्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे ये नहीं आपने समझना आपका क्वेश्चन गलत है, उसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों हमने पॉइंट्स में कुछ छेड़छाड़ की, यानी कि थोड़ी एक्यूरेसी यहाँ पे कम होगी करंट फाइंड आउट करते हुए, और बाद में कुछ एक्यूरेसी यहाँ पे भी कम हो जाएगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे देखें आंसर एग्जैक्ट वही है 2.5 तक अगर हम रहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है आंसर। तो खुदा हाफिज़।